गुड इवनिंग। जीत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये है बैच आपका यूके पीसीएस मेंस का बैच है, जिसमें मैं आपको जो डील करूंगा वो विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल, साथ ही उसमें क्या होगा इन्वायरमेंट वाला पोर्शन भी कवर हो जाएगा। ठीक, पहले स्टार्टिंग में हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें जो है यूके पीसीएस के मेंस में सिलेबस में डाला क्या गया है, तो उस सिलेबस को एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा, फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या इसके क्वेश्चनों के पूछने की प्रवृत्ति रही है, तो उसी हिसाब से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं इसका जो है जो सिलेबस दे रखा है। सिलेबस में देखिए, इसमें जो है पहला जो टॉपिक है आपका वो शुरुआत करनी है विश्व के भूगोल से, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से इसकी क्या है शुरुआत है। यहां लिखा है भारत एवं विश्व का भूगोल, और इसी के बीच में आपको दिखेगा कहीं पे इन्वायरमेंट का टॉपिक भी दिख रहा है। तो इसमें जो मोटा माटी जो आपका दिख रहा है टॉपिक, इसको अगर मैं वैसे खोल के बताऊं तो पहला जो टॉपिक है वो है भू आकृति विज्ञान। क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी। क्या है? भू आकृति विज्ञान पहला टॉपिक है। फिर इस टॉपिक को इन्होंने जो है सब टॉपिकों में तोड़ रखा है। देखिए जैसे यहाँ पर एक तो जनरल सा कॉन्सेप्ट लिखा कि भूगोल की परिभाषाएं संकल्पनाएं देखनी है, सौर मंडल की उत्पत्ति कैसी है उनको देखना है, फिर पृथ्वी एवं समय का इनका परिभ्रमण वगैरह देखना है, सर्कुलर मोशन वगैरह, इसमें जो है फिर चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको जो है हम जो है बाद में देखेंगे। जो बड़ा टॉपिक आपका यहां से शुरुआत हो रहा है स्थल मंडल यानी भूआकृति विज्ञान। इसमें जो पहला टॉपिक है आपका महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति। क्या है? महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति, यानी इसी में दिखा है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इसका मतलब है कंटिनेंटल ड्रेफ्ट थ्योरी। ये जो सिद्धांत दिया है, ये सिद्धांत को पढ़ना है आपको। ये सिद्धांत है वैगनर का। क्या है? वैगनर का सिद्धांत पढ़ना है। फिर संवहनिक धारा सिद्धांत दे रखा है, ये जो है होम्स का सिद्धांत है, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आपका क्या है? प्लेट वर्तनी सिद्धांत पढ़ना है। इसी सिद्धांत के माध्यम से जो प्लेट वर्तनी सिद्धांत है वही सिद्धांत आपके लिए क्या हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उससे पर्वत, पठार, मैदान, झील, चट्टान, जितना भी ये आपको इसमें सिलेबस दिख रहा है जियोमॉर्फोलॉजी में, वो अपने आप में ये प्लेट वर्तनी सिद्धांत ही समेटा हुआ है। ठीक, तो हम ज्यादा फोकस यहां पर रखेंगे किसमें? प्लेट वर्तनी सिद्धांत पे। प्लेट वर्तनी यानी प्लेट टेक्टोनिक, तो अगर इसको आपने सही से कर लिया तो ये जो जियोमॉर्फोलॉजी वाला पोर्शन है ये आपका समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में दे रखा है, ये जो है आपका क्लाइमेटोलॉजी है, यानी जलवायु विज्ञान। दूसरा क्या है आपका? जलवायु विज्ञान। फिर इसको जो है सब टॉपिकों में तोड़ रखा है। इसमें भी जो है बहुत से टॉपिक आपको दिखेंगे। दिख बहुत छोटा रहा है लेकिन इतना छोटा नहीं है। इससे जो है मेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लाइमेटोलॉजी से। ठीक, यहीं से आपकी इन्वायरमेंट की भी समझ बननी शुरू होगी। उसके बाद जो तीसरा जो आपका यहां चैप्टर है वह है यहां पर जो है समुद्र विज्ञान यानी ओशनोग्राफी। आपका क्या है यहां पर? समुद्र विज्ञान ओशनोग्राफी, यानी तीसरा जो मेजर चैप्टर होगा उसमें पढ़ेंगे हम ओशनोग्राफी। इसी में देखेंगे महासागरीय नीतल की उच्चाउच्च धाराएं, ज्वार भाटा, तापमान, लवणता, प्रवाल संरचना क्या है, वो सारे टॉपिक आपको इधर ही दिखेंगे। उसके साथ साथ हम यहां पर देख लेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट दे रखा है। देखिए भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, मानसून, अल्निनो प्रभाव, चक्रवात और प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं आदि। तो ये जो है इतना बड़ा टॉपिक आपका काय का है? विश्व भूगोल का, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी का आपका ये वाला सिलेबस होगा। ठीक, वर्ल्ड ज्योग्राफी के बाद आगे अगर आप देखें तो मैंने जो सिलेबस को आपको दोनों उसमें रख रखा है, एक जो है इंग्लिश मीडियम का है और दूसरा क्या है? हिंदी मीडियम का। तो इंग्लिश मीडियम वाले देख लेंगे कि कौन कौन सा इसमें टॉपिक हमारे होने वाले हैं। आगे आगे हम इसको डिस्कशन जारी रखेंगे। तो अब इसके बाद देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही जो है आपका प्राकृतिक संसाधनों का वितरण यानी रिसोर्सेज देखना है। यहां नेचुरल रिसोर्सेज का आपको क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, कहां कहां इनका पाया जा रहा है। फिर आपको देखना है वर्ल्ड एग्रीकल्चर, फिर आपको देखना है पॉपुलेशन, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट, फिर आगे आपका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन। ठीक, ये इतने टॉपिक जो है क्या होंगे आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में होंगे। तो उसके बाद जो है फिर होगा आपका कौन सा टॉपिक? देखिए नेक्स्ट यहां ये आ गया है आपका क्या? इंडियन ज्योग्राफी। अब इंडियन ज्योग्राफी जो हम शुरुआत करेंगे, देखिए इंडियन ज्योग्राफी में भी यहां से क्या है? फिजिकल से ही इसने शुरुआत करेंगे। इसमें सारा सिस्टम दे रखा है। फिर देखिए यहां एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, पॉपुलेशन है, ट्रांसपोर्ट है, और यहां से बाद आपका शुरू होता है उत्तराखंड का भूगोल। इसको जो है टॉपिक को कोई और टीचर पढ़ाएंगे उत्तराखंड वाले। मेरा जो टॉपिक होगा आपका यहां तक जनजातियों में, ये जो है आपकी शेड्यूल ट्राइब्स में यहां पर हमारा समाप्त होगा। ठीक, ये जो सिलेबस दे रखा है ये क्या है आपका? उत्तराखंड वाला पोर्शन है। इसी में उत्तराखंड की ज्योग्राफी के बारे में भी डिस्कशन कर रखा है। हालांकि हम आपको यहां पर क्या करेंगे कि कनेक्टिविटी पूरी उसमें बना देंगे, लेकिन इसके टीचर जो है, इसके स्पेशलाइजेशन जो है वो अलग टीचर हैं, तो वो उसको डील करेंगे यहां पर। ठीक, अब देखिए ये जो सिलेबस आपको मेरा दिखाने का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य ये था कि जो यहां से देख रहे हैं ये एग्रीकल्चर
इंडस्ट्री, यहां पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्ट, ये जो सारे टॉपिक हैं, ये टॉपिक अपने आप में क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हैं। जैसे ही अगर मैं इसकी बात करूं आगे, देखिए समझ बनाइए, अब देखिए जो मैं बात करूं कि अगर विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व के भूगोल को जब हम अध्ययन करेंगे तो उसके बाद आपको करना है इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। ठीक, अब जब विश्व का भूगोल का अध्ययन होगा तो अगर यहां हमने 100% इसको पढ़ लिया है तो मान के चलिए कि इंडियन ज्योग्राफी का 60% कोर्स आपका हो चुका होगा। ठीक, क्या हो चुका होगा, 60% पोर्शन हम यहीं पर वर्ल्ड ज्योग्राफी में ही इंडिया को रिलेट कर लेंगे। हालांकि इंडिया को पढ़ेंगे सेपरेट ही, लेकिन आपकी समझ जो बनेगी वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से ही इंडिया की 60% की समझ बन जाएगी। अब इसी में देखिए कुछ ऐसे कॉमन सब्जेक्ट हैं जैसे एग्रीकल्चर, कृषि, उद्योग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, परिवहन एंड रीजनल प्लानिंग यानी प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक नियोजन, रीजनल प्लानिंग, ये इसमें टॉपिक दे रखे हैं। जो ये टॉपिक होंगे, इसके बाद आपका एक जो पेपर और है वो भारतीय अर्थव्यवस्था है। क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था। ये भारतीय अर्थव्यवस्था से कनेक्ट हो जाता है, यानी मान के चलिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था वाला आपका चैप्टर है उसका लगभग ये भी जो है 50% यहां आपका किससे कवर हो जाने वाला है, ज्योग्राफी से ही कवर हो जाने वाला है। यानी 50% आपका यहां 60% वर्ल्ड ज्योग्राफी इसको कवर कर ले जा रहा है, साथ ही साथ 50% जो कवर होगा वो आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में भी हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में देखिएगा एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, रीजनल प्लानिंग आपके क्या है कौन से वाले में, भारतीय अर्थव्यवस्था वाले पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। यानी इंडियन इकोनॉमी का भी आधा पोर्शन आपको क्या होगा, ज्योग्राफी से ही बन जाएगा। तो इस विषय की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि देखिए अपने आप में तो 200 नंबर लिया है। ठीक, 200 नंबर की तैयारी आपके इससे हो रही है, साथ ही साथ जो है 100 नंबर की जो तैयारी होगी वो आपका जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ भी यहीं से बन जाएगी। एक आपका क्या आता है, एस्से, क्या आता है, एस्से, वो जो है एक एस्से आपका जो है भूगोल एवं एनवायरनमेंट से दिख जाएगा, यानी ज्योग्राफी और पर्यावरण से आपको एक एस्से भी दिख जाएगा। तो इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस इसलिए इंपॉर्टेंस बढ़ जा रही है कि अपने आप में जो है बहुत सब्जेक्ट को लिया हुआ। जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे तो यहीं से आपकी क्या होगी, आईआर की जो है समझ भी विकसित हो जाएगी। इसमें आईआर के टॉपिक भी देख रहे हैं, अभी आप सिलेबस को सही से खोल के देखेंगे तो उसमें आईआर वाले टॉपिक भी अपने आप में समेटा हुआ है। यहां पर इसमें लिखा हुआ है भारत का पड़ोसी देशों से संबंध, तो वो संबंध तब आप अच्छे से डील कर पाएंगे जब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की नॉलेज होगी, इवन दैट फिर इंडियन ज्योग्राफी की नॉलेज होगी। तो आईआर का पेपर वाला भी जिस पोर्शन में होगा तो वहां से इसकी समझ भी बननी शुरू हो जाएगी। ठीक, तो ये रहा है आपका सिलेबस और ये आपका जो है इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है। इसके बाद कुछ इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके नेचरों पर आप जब हम बात करें तो उनका नेचर क्या रहा है, क्वेश्चन यहां देख लीजिए। क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है आपसे तीन या चार मोड पे है क्वेश्चन। एक है आपका 20 वर्ड, एक है 50 वर्ड, एक है आपका 120 वर्ड और एक है आपका 250 वर्ड। ठीक, अब यहां देखिए आपके लिए चुनौतियां भी पैदा होने वाली हैं क्योंकि आपके पास क्या है, समय क्या है, कम है। अब आपको 4 महीने में आपको समय मिला हुआ है, कितना, 4 माह, और 4 माह में आपको जो है कम से कम 7 पेपर आपको क्या करने हैं, रेडी करने हैं। 7 पेपर आपके क्या होने वाले हैं, इससे रेडी होने वाले। इतने कम समय में इतने पेपरों को आसान से डील नहीं किया जा सकता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट रणनीति का ही प्रयोग करते हुए चलेंगे। ठीक, अब जो ये वर्ड हैं ये अपने आप में जैसे हम बड़े क्वेश्चन लेंगे तो छोटे क्वेश्चन अपने आप इसमें सिमट जाएंगे। ठीक, अब यहां पर जो आंसर राइटिंग का जो तरीका है वो जो है क्या होता है वो बता रहे हैं हम। अब देखिए जो 2 चीजें होती हैं आंसर राइटिंग, 3 फॉर्मेट होता है। एक होता है आपका पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए, क्या लिखिए, पैराग्राफ फॉर्म में लिखिए। एक लिखता है कोई क्या लिखता है, पॉइंट में लिखा, बिंदुओं में लिखता है आंसर। ठीक है, बिंदुओं में। और तीसरा जो आप आंसर लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं फ्लो चार्ट पर। किस पे, फ्लो चार्ट। ठीक, अब यहां पर आंसर राइटिंग के क्या है, 3 तरीके हैं, एक पैराग्राफ फॉर्म, एक बिंदु फॉर्म यानी पॉइंट में, एक है आपका फ्लो चार्ट। ठीक, अब यहां पर जो 2 क्वेश्चन आपके स्टार्टिंग के दिख रहे हैं 20 वर्ड और 50 वर्ड वाले, इनमें आप जो है ये पॉइंट और फ्लो चार्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहां पर आपका स्कोप नहीं है। लेकिन जहां से 150 वर्ड और जो है 250 वर्ड दिख रहे हैं तो यहां से आप
पॉइंट और जो है फ्लो चार्ट का प्रयोग कर सकते हैं। ये इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मैं जो रिकमेंडेशन करूंगा वो आपको ये जो है पॉइंट फॉर्म में या फ्लो चार्ट में लिखने को रिकमेंड क्यों इसका इसलिए कह रहा हूं कि यहां पर जो वर्ड जो होता है रिपीटेशन का चांसेस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है। और अन्य जगह क्या है, वर्ड जो आप रिपीटेशन करते हैं उनकी जो है प्रवृत्ति आपकी क्या होती है, बार बार बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होगा, कम हो जाएगा और यहां पर जो है शॉर्ट में ही आप आंसर को क्या कर ले जाएंगे, डील भी कर ले जाएंगे और आपका प्रेजेंटेशन करने का तरीका भी क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो मार्क्स भी ज्यादा मिलने की संभावना फ्लो चार्ट और पॉइंट फॉर्म में ही होती है। ठीक, लेकिन अब दो जो आपके स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उसको आप जो है इन बिंदु में आप उसको डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट ही इतनी नहीं है कि जहां आप पॉइंट खींच सकें या फ्लो चार्ट बनाए। तो चलिए आज एक आपका इसमें जो है क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को हम आपको डील करके बता रहे हैं कि कैसे जो है आंसर लिखना है और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए जो क्वेश्चन एक मैं लेके चला हूं आपका पिछले बार पूछा हुआ है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन मैंने नहीं लिया। जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है, वायुमंडल के 4 मंडलों के नाम बताइए और सबसे नीचे वाले मंडल का वर्णन कीजिए। यानी यहां क्या है, नेम द 4 लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड डिस्क्राइब द लोअर मोस्ट लेयर को क्या करना है, यहां पर हमने डिस्क्राइब करना है। ठीक, अब ये पहला ही क्वेश्चन था और इसकी जो शब्द सीमा थी वो कितनी थी, 150 शब्दों में ये दिया गया है। ठीक, इसको कैसे डील करेंगे, तो इसको डील करते हैं। देखिए, तो इसको डील करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं कहां से, आपका जो है जलवायु विज्ञान से कर रहे हैं शुरुआत। कहां से कर रहे हैं, क्वेश्चन है ये आपका क्लाइमेटोलॉजी से, जलवायु विज्ञान से। ठीक, तो जलवायु विज्ञान से समझने के लिए आपको यहां पर 2 टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ेंगी। जैसे आपका एक आता है मौसम, क्या आता है, मौसम यानी वेदर, और दूसरा आता है क्या आपका जलवायु, क्या आता है, जलवायु यानी क्लाइमेट। अब इनको डिफाइन करिए। जैसे मौसम क्या है, ये अपने आप में क्या हो गया, 20 वर्ड का क्वेश्चन हो गया। तो मौसम यहां पर लिखेंगे तो आपकी डेफिनेशन क्या होगी, वायुमंडलीय, क्या लिखेंगे, वायुमंडलीय दशाओं के, वायुमंडलीय दशाओं के अल्पकालीन योग को, यानी शॉर्ट टर्म अल्पकालीन योग को हम क्या कहेंगे, मौसम कहते हैं। ठीक, क्या कहेंगे, मौसम। सिंपल सी परिभाषा 20 शब्दों में आपको लिखना है। थोड़ा सा अगर इसको 50 शब्द की तरफ को आपको शिफ्ट कर रहा है तो यहां पर आप कह सकते हैं मौसम एक परिवर्तनशील है। क्या है, मौसम एक परिवर्तनशील घटना है। क्या है, परिवर्तनशील घटना है, यानी मौसम में परिवर्तन होते रहता है। इसका निर्धारण की बात होगी, तीसरा पॉइंट, इसका निर्धारण हम क्या करते हैं, घंटे, दिन, सप्ताह और माह के संदर्भ में किया जाता है। तो यहां पर हम क्या कहें, तो इसका जो मौसम क्या है, एक अत्यंत ही परिवर्तनशील होने वाली घटना है। जैसे सुबह का मौसम अलग होता है, दिन में अलग हो जाता है, शाम अलग हो जाता है, एक दिन का अलग हो गया और हफ्ते में अलग चेंजमेंट आ जाएगा, माह में अलग चेंजमेंट आ जाएगा। तो सीधे सीधे से यहां कह दें कि यह मौसम एक क्या है, परिवर्तनशील घटना है जिसमें जो है परिवर्तन होते रहता है। तो अब तो हम इसके बाद बात करें कि तो जब हमने मौसम की बात कर ली तो अब हम बात करेंगे जलवायु की। तो जलवायु क्या है, तो जलवायु का मतलब जो होता है वो क्या है आपका, वायुमंडलीय दशाओं का, वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालिक योग, वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालिक योग जो कहलाएगा आपका, वो क्या कहलाएगा, जलवायु दीर्घकालिक योग। या यहीं पर कह दीजिए, अगर आप देखना चाहें तो मौसम जो औसत मौसम का अगर हम दीर्घकालिक योग भी निकालें तब भी क्या हो जाएगा, जलवायु का निर्धारण हो जाएगा। तो जलवायु एक स्थैतिक प्रोसेस है, यानी स्टैटिक है, स्थैतिक घटना है। इसका मतलब हुआ कि इसमें जो परिवर्तन है वो कम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, परिवर्तन कम होता है। ठीक, और इसका जो निर्धारण किया जाता है, जलवायु वेदता जो इसका निर्धारण करते हैं, तो जलवायु वेदता निर्धारण के लिए कम से कम इसके लिए कितना रखते हैं, 30 से 32 वर्ष इसके निर्धारण के लिए। यानी इसमें जो चेंजमेंट आएगा तो 30 से 32 वर्ष के बाद आएगा। तो यहां हम सीधे सीधे कहें कि या तो जो मौसमी घटनाओं का क्या लेंगे हम, दीर्घकालिक योग ले लें, या वायुमंडलीय दशाओं का दीर्घकालिक योग ले लें, तो वो आपका क्या कहलाएगा, जलवायु। यहीं से आपके देखिए यही जो था, जबकि ये चीजें आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन ये 20-20 वर्डों में आपसे पूछा जा सकता है। अब इसको इसलिए समझाया कि इसके बाद जो आपका क्वेश्चन था वो वहीं से कनेक्ट होने वाला है, यहीं से। तो यहां से कनेक्ट होने के लिए तो आपको देखना पड़ेगा अब जो है वायुमंडल की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। ठीक, अब वायुमंडल की संरचना को जानने से पहले ये जानिए
कि पृथ्वी के वायुमंडल हम कहते किसके हैं। ठीक, तो वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल जो है, सपोज दैट ये अर्थ है आपकी, इसके चारों ओर का जो आवरण है, इस आवरण को ही आप क्या कह देते हैं, वायुमंडल। क्या कहते हैं, वायुमंडल। यानी पृथ्वी के चारों ओर का जो आवरण है, या इसको गैसीय आवरण कह दीजिए, क्या कहें, गैसीय आवरण को हम क्या कह देंगे, पृथ्वी की वायुमंडल। जो पृथ्वी की वायुमंडल बनी है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बनी है, 3 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट इसमें होता है धूलकण, डस्ट पार्टिकल, और दूसरा जो होता है वो होता है जलवाष्प, वाटर वेपर, और तीसरी चीज होती है इसमें गैसेज। ये तो यानी पृथ्वी की वायुमंडल कितने तत्वों से मिलकर बनी हुई है, तो वो 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से, डस्ट पार्टिकल, वाटर वेपर और गैसेस। और गैसेस में भी 2 मात्रा में पाई जाती हैं, एक पाई जाती है भारी गैसेस, हैवी गैस, भारी गैस, और एक पाई जाती है हल्की गैस। क्या पाई जाती है, हल्की गैस। अब भारी गैस के अंतर्गत हम किसको रखते हैं, यहां नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका ऑर्गन, ये सारी जो है ओजोन, ये सारी गैसें क्या हैं, आपकी भारी गैसें हैं। और हल्की गैसों के अंतर्गत हम रखते हैं हाइड्रोजन और हीलियम को। ये क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। तो यानी हमने यहां से देख लिया कि जो है पृथ्वी की जो वायुमंडल है वो मुख्यतः 3 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, जिसमें गैस, जलवाष्प और धूलकण। और गैस भी क्या है, 2 टाइप की हैं, भारी गैसेस और हल्की गैसेस। अब इसके हिसाब से हम इसके देखिए संरचना को निकालेंगे। तो अगर यहां से आपको कभी कभी पूछ देता है कि गैसों का जो वितरण को बताइए, तो यहां पर से आप सीधे बता देंगे नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78%। ऑक्सीजन की मात्रा पूछता है तो 20.9% है। फिर यहां से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछता है तो 0.03 है। फिर यहां से आर्गन जो है तीसरे नंबर में है 0.9%। फिर यह पूछ सकता है ऑक्सीजन, तो ओजोन, तो ओजोन क्या है, 0.001% है। ये जो है इनका क्या है, वितरण है। ठीक, ये जो रेशियो बताया। तो इसके बाद ही देखेंगे अब हम आगे कि जो है पृथ्वी की जो हमने जो क्वेश्चन ले रखा था उसको क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब देखिए हो क्या रहा आगे इसमें देखिए जो हमने क्वेश्चन ले रखा था उसने कहा कि पृथ्वी की 4 जो है क्या है, वायुमंडल की 4 मंडलों का जो है वितरण दीजिए, और एक मंडल को उसमें क्या करिए, आप डिस्कस करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए जहां तक हम ये इसको एक डायग्राम से समझते हैं, डायग्राम के माध्यम से ही आपको दिखाना होगा। ये क्या है, आपकी सपोज दैट क्या है, अर्थ है, क्या है, अर्थ के ऊपर जो जस्ट जैसे जैसे हम ऊपर को जाते हैं तो इनका लेयरों का निर्धारण होना शुरू हो जाता है। जो पहली लेयर है आपकी वो है क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल, यानी इसको कहते हैं हम टोपोस्फियर। ठीक, ये जो लेयर है दूसरी वाली, इस लेयर को कहते हैं हम समताप मंडल। क्या कहते हैं, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। जो तीसरी लेयर है वो तीसरी लेयर का नाम है आपका क्या, मध्य मंडल, यानी मेजोस्फियर। क्या है, मध्य मंडल, मेजोस्फियर। जो चौथी लेयर है आपकी इधर, ये है आपका आयन मंडल। क्या है, आयन मंडल, या इसको ही आप कह देते हैं ताप मंडल। क्या कह देते हैं इसको, ताप मंडल। ठीक, इसके बाद जो ऊपर की तरफ को आपको बढ़ते जाते हैं तो ये जो है फिर अगली जो लेयर आती है ये वाली, तो इसका नाम है बहिर्मंडल। क्या है ये, बहिर्मंडल, एक्सोस्फियर। और जो लास्ट लेयर है आपकी वो क्या है, चुंबकीय मंडल, यानी मैग्नेटोस्फियर। ये जो है हमने जो है पृथ्वी की जो है वायुमंडल को ऐसे करके विभिन्न परतों में विभाजित कर रखा है। तो यहां पर हम मुख्य परतों की बात करें तो यहां पर मुख्य परत कितनी है, 6 परत है। कितनी है, 6। अब इन्हीं के बारे में वो बता रहा था कि चारों के नाम लिखिए, तो 4 आपके ये हो गए हैं। ठीक, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। अब उसने कहा था कि डिस्कस करिए कौन से वाले को, नीचे वाले को। तो इसको जो हमने क्लासिफिकेशन करने का तरीका है, तो यहां हम एन एवरेज लेते हैं। इसकी हाइट कितनी है, 12 किलोमीटर, इसकी हाइट है 50 किलोमीटर, इसकी हाइट है 80 किलोमीटर, यहां आ जाती है 500 किलोमीटर, फिर हो जाता है 2000 किलोमीटर, फिर 2000 किलोमीटर के बाद ये 80,000 किलोमीटर तक ऊपर फैला हुआ है। तो यानी जो हम क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें वो कितना है, 12 किलोमीटर। इसका कितनी है, समताप मंडल की 20 और मध्य मंडल की 80, ऐसे करके हाइट इसकी बढ़ती जा रही है। ठीक, अब देखिए
जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ को जा रहे हैं तो तापमान का भी इसमें एक इशू देख लेते हैं, यही डिस्कस करना था। जैसे ही हम यहां जाएंगे यहां पर क्षोम सीमा के पास, तो यहां पर जो है तापमान जो -65 डिग्री तक गिर जाता है। कितना होता है यहां पर? -65। इसका रीजन अभी बता रहा हूं क्यों गिर रहा है। फिर यहां जब हम जाएंगे मध्य मंडल में, मध्य सीमा के पास, तो यहां जो तापमान है, टेम्परेचर, वो 0 डिग्री आ जाता है। फिर थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, कहां? मध्य मंडल के पास, तो यहां पर तापमान -85 से -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। और उसके बाद फिर तापमान में लगातार वृद्धि होती है, यानी 1700 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ऊपर को बढ़ना शुरू होता है। तो यहां पर तापमान पहले कम हुआ, फिर बढ़ा, फिर कम क्यों हुआ, यह हम अभी करेंगे डिस्कस इसमें। अब देखिए, जो हमने 2 क्लासिफिकेशन कर रखा है, जो यहां तक का है मध्य मंडल तक, जो ये जो मेसोस्फीयर तक है, तो यहां तक के मंडल को कहते हैं हम सममंडल। क्या कहते हैं? सममंडल। और इधर के बाद का जो ऊपर का मंडल है, इसको कहते हैं क्या? विषम मंडल। ये क्या है? विषम मंडल है, ठीक, यानी हेट्रोस्फीयर या होमोस्फीयर। अब इसमें देखिए, ये हम यहां सममंडल इसको क्या कह रहे हैं? जो गैसों का हमने रेशियो अभी इससे पहले लिखा था 98-20.9, तो यहां तक जो होता है वो क्या होता है? समान बना रहता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सममंडल। यहां के बाद गैसों के रेशियो में या अनुपात में जो है क्या होता है? चेंजमेंट आना शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको कह देते हैं हम क्या? विषम मंडल। तो अब आपसे उसने 4 मंडल से पूछे थे, तो आपको डायग्राम दिखा के 4 मंडल दिखाने देने थे। उसके बाद उसने पूछा है कि सबसे लोअर वाले को क्या करिए? डिस्कस करिए। कि यानी हमने क्या करना है? सबसे लोअर वाले को यहां पर डिस्कस करना है। तो लोअर वाले को डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है इसमें, इसको हम अलग से बना के दिखा रहा हूं कि ये सपोज दैट क्या है? आपकी अर्थ थी, अर्थ है। तो अर्थ से पहले जो हमने लेयर बोली थी, इसी लेयर को हमने क्या कहा? क्षोभ मंडल, यानी टोपोस्फियर। क्या है ये? क्षोभ मंडल, ठीक। इसकी हाइट हमने कितना लिखा था? ऑन एन एवरेज 12 किलोमीटर लिख दिया था। अब देखिए 12 किलोमीटर क्यों लिखा है, इसको जानिए, इसको हमने जो है डिस्कशन करना है। तो इसी के बारे में देखिए, यहां पर होता क्या है कि इसकी हाइट जो 12 है, होता क्या है कि विषुवतीय प्रदेश में, विषुवतीय प्रदेश में यानी इक्वेटोरियल रीजन में सूर्य की किरणें क्या होती हैं? लंबवत पड़ती हैं। क्या पड़ती हैं? सूर्य की किरणें लंबवत पड़ेंगी। जब किसी प्रदेश में सूर्य की किरणें क्या हो? लंबवत पड़ रही हो, तो वहां वायु क्या होती है? गर्म होती है। और गर्म होने के बाद वायु क्या होती है? ऊपर की तरफ को उठती है। तो वायु जब जहां से गर्म होकर जो है ऊपर की तरफ को उठेगी, तो उसकी हाइट भी ज्यादा होगी। अगर मैं यहां इस प्रदेश को क्या रख रहा हूं? 0 डिग्री रख रहा हूं, तो यहां पर इसकी हाइट जो हो जाती है वो हो जाती है 18 किलोमीटर। क्यों? यहां वायु क्या हो रही है? गर्म होकर ऊपर को जा रही है। तो क्षोभ मंडल का जो ऊपरी लेवल है ये भी यहां पर बढ़ना शुरू होगा। लेकिन जैसे ही अब इधर को आ रहे हैं आप, ये क्या है? पोलर रीजन की तरफ को है, पोल की तरफ को शिफ्ट हो रहे हैं, तो यहां पर सूर्य की किरणें क्या होंगी? तिरछी पड़ रही होंगी। जब सूर्य की किरणें जो है, जो रेडिएशन है, वो क्या पड़ रही है? तिरछापन में वृद्धि हो रहा है। तो डेफिनेटली है कि वहां पर क्या होगा? तापमान में कमी आएगी। और तापमान में कमी आएगी तो यहां वायु ठंडी होके नीचे बैठती है। इसीलिए इसकी हाइट यहां पर होती है 8 किलोमीटर। कितनी होती है? 8 किलोमीटर, ठीक, 8 किलोमीटर। तो हमने दोनों का ही क्या ले लिया था? एवरेज लेके हमने क्या कह दिया था? इसमें कितनी हो जाती है? 12 किलोमीटर इसकी हाइट होती। अब देखिए, जितनी भी जो आपकी क्षोभ मंडलीय घटनाएं घटित होंगी, यानी क्षोभ मंडलीय घटना जो घटित होंगी वो इसी लेयर में घटित होंगी। जैसे यहां पर बादलों का निर्माण, बादलों का फॉर्मेशन, यानी यहीं पर क्या बनेंगे? आपके क्लाउड भी बनेंगे। और यही क्लाउड क्या कर रहे होंगे? आपकी वर्षा कर रहे होंगे। इसी के ऊपर से जो है क्षोभ मंडल से, क्षोभ सीमा के थोड़ा सा नीचे से, यहां से जो है तीव्र गति की क्या चल रही होती है? जेट स्ट्रीम। क्या चल रही होती है? जेट स्ट्रीम। क्या चल रही है? जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम जो होती है अपने आप में क्या है? तीव्र गति की पवन है। तो इसकी जो गति होती है वो होती है 340 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी स्पीड से चल रही होती है। तो इसकी विशेषता यही होगी कि यानी यहां पर क्या है? आपका क्षोभ मंडल में ही जितनी भी क्षोभ मंडलीय घटना घटित हो रही है, या यहीं पर से जो आप देखेंगे पवन सिस्टम आएगा अभी आपको। यहां तो हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, जब हम सिलेबस में इसको जो है सही से डिक्टेट करेंगे तो आपकी समझ में और बेहतर तरीके से ये आते रहेगा। अभी हमने आपको बताना था कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो यानी आपने 4 परतें बताई, तो 4 परतों में से उसने कहा फिर एक परत को डील कीजिए, तो उस परत को हम यहां पर डील कर रहे हैं। अब यहीं पर ये चीजें हमने क्या कर दिया है कि यहां बताती इसकी विशेषता बादलों का निर्माण होगा, और यहां क्या होगा? पवनों की उत्पत्ति होगी। इवन दैट जो चक्रवात बनेंगे, साइक्लोन, वो भी जो है क्षोभ सीमा से नीचे ही बनने वाले हैं। और इसकी क्या विशेषता है? एक यहां पर अभी हमने देखा
कि -65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में कमी आ जा रही। क्या आ रही है? -60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में यहां पर कम हो जा रहा है। क्यों हो रहा है ये कम? इसको जानिए। इसको कम होने का कारण क्या है कि जो आपने टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इसके बाद आपने पढ़ना है पार्थिव विकिरण, जिसको कहते हैं पार्थिव विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो जब टेरेस्ट्रियल रेडिएशन पढ़ेंगे तो जैसे जैसे हम सतह से ऊपर की तरफ को मूव कर रहे होंगे तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के जो होता है इंपैक्ट में, उसमें क्या होता है? कमी आना शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ऊपर को जाते हुए तापमान में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। पहला रीजन क्या है कि पार्थिव विकिरण के कारण कमी आएगी। दूसरा जो होता है एक नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, इसको कहते हैं हम सामान्य पतन दर। क्या कह रहे हैं इसको हम? सामान्य पतन दर। अब सामान्य पतन दर क्या होता है इसको जान लीजिए। जब हम जो है 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 डिग्री तापमान में कमी आती है। इस दर से जैसे जैसे हम सतह से ऊपर क्षोभ सीमा की तरफ को बढ़ेंगे तो तापमान में कमी आएगी। इसीलिए उस क्षोभ सीमा के पास क्या मिल रहा है आपको? माइनस में तापमान देखने को मिल रहा है। ठीक, तो ये था आपका क्वेश्चन जिसको हमने डील किया। तो इसी में आपसे जो है देखिए, अगर मैं पीछे इसको लेके आऊं तो इसमें जो हमने बनाया था, तो एक तो इसने ये पूछ लिया था कि आपसे जो है 4 मंडलों के बारे में, यानी 4 मंडलों के नाम लिखिए। सीधे सीधे आपने नाम लिख दिए। अब उसने कहा था इस वाले को क्या करिए? डील करिए। तो इस वाले को आपने यहां पर क्या कर लिया? डील कर लिया। अब लेकिन यहां से क्वेश्चन जो है हो सकता है 250 वर्ड का पूछे, यानी 250 का पूछेगा। तो फिर आपको ऐसे करके हर मंडल की जो है विशेषताएं बतानी पड़ेंगी। और साथ ही साथ यहाँ जो टेम्परेचर में जो है रिवर्स हो जा रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, फिर लगातार बढ़ रहा है, इस प्रॉपर्टी को भी आपको डील करना होगा। ठीक, तो एक एक करके अब हम इसको जो है, जब हम सिलेबस में आएंगे आपके क्लाइमेटोलॉजी के, तब वहां पर हम इनको एक एक करके खोलेंगे। तो आज हमने जो है आपको जो है एक क्वेश्चन को डील करके दिखाया कि क्वेश्चन कैसे लिखे जा सकते हैं और क्या क्या उसकी लिमिटेशन होती हैं और किस फॉर्म में आप क्वेश्चनों को लिख सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए आगे जो है आपसे मुलाकात करते हैं विथ सिलेबस के साथ। तो उसमें जो है हम डिटेल में इसको क्या करेंगे? डील करेंगे। थैंक यू।